नमस्कार, मैं अनुज तिवारी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आई नो दैट मेरी वॉइस थोड़ी स्लो होगी, आप वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा तो इसलिए आपको क्लियर सुनाई पड़ेगा। अगर मैं आपसे बात करूँ, इस पूरे ओवरऑल सेशन में हम लोग RO को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि RO में हम कैसे अपने एग्ज़ाम को बेहतर कर पाएँ या बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक चीज़ मैं बार बार आपसे मेरे दोस्त बोल रहा हूँ कि RO जर्नली फैक्ट का खेल है। जितना ज़्यादा हमें फैक्ट याद होगा, जितना ज़्यादा हमें फैक्ट तैयार होगा, हम अपने एग्ज़ाम के उतने ही ज़्यादा नज़दीक होंगे। और सबसे ख़ास बात है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए और वो स्ट्रेटजी ओवरऑल हमें हमारे एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत ज़्यादा मदद प्रदान करता है। ठीक है। और अगर मैं RO की बात करूं जो ओवरऑल हम लोग अभी तक कवर कर रहे हैं, इससे पहले अगर आपने बाकी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर विज़िट करिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। अपने यूट्यूब चैनल पे ओवरऑल हम लोगों ने ज्योग्राफी को कवर किया, इंडियन ज्योग्राफी को हम लोगों ने कवर किया है। और इंडियन ज्योग्राफी के साथ ही में हमने कुछ क्लासेस, इकोनॉमी की एक क्लास कवर किया हम लोगों ने और हिंदी की क्लासेस को कवर किया है। हिंदी में हम लोगों ने तत्व तत्सम को क्लियर किया है। ठीक है। कोशिश है कि हम लोग करंट अफेयर भी वीकेंड बहुत जल्द आपके लिए लेकर आने वाले हैं। एक चीज़, हिस्ट्री हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रश्न RO में पूछे जाते हैं, या हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा प्रश्न हमें देखने को मिलता है पूरे GS में। लगभग 20 से 25 प्रश्न हमें सिर्फ इतिहास से देखने को मिलता है, जहाँ से 10 या 12 प्रश्न हमें प्राचीन युग मध्य से और लगभग 8 से 10 प्रश्न हमें आधुनिक भारत से देखने को मिलता है। तो इतिहास को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं या इतिहास को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि इसको हम किसी अन्य बैकअप कर लेंगे या किसी अन्य विषय के साथ हम इसको लेकर के चलेंगे। इतिहास हमें बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इतिहास में हम लैग करेंगे तो हम किसी अन्य सब्जेक्ट से बैकअप नहीं ले पाएंगे। क्लियर। ओवरऑल अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हमारा टेलीग्राम चैनल @परम अखिल परम अखिल क्लासेस। ठीक, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको सारे PDF मिल जाएंगे। ठीक, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इतिहास में जो हमारे महत्वपूर्ण फैक्ट है उन्हें देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसका एकमात्र रीज़न ये है कि हमें डेप्थ में नहीं, हमें फैक्ट जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले आज हम लोग पाषाण काल से स्टार्ट करेंगे। आज ये हमारी हिस्ट्री की दूसरी क्लास है। इससे पहले अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा। मैं पाषाण काल की बात करूँ तो पाषाण काल में ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक, ये तीनों हम लोगों ने अपने फर्स्ट क्लास में डिस्कशन किया था आपके साथ में, लेकिन फिर भी हम यहाँ आपको बता दे रहे हैं। प्राग ऐतिहासिक काल उसे बोलते हैं जिसका हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। ऐसे काल को हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के तौर पर जानते हैं। मनुष्यों का काल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। जो प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य की जीवन संस्कृति है उसके आधार पर, एक है निम्न पूरा पाषाण काल, एक है मध्य पूरा पाषाण काल और एक है उच्च पूरा पाषाण काल। जनरली हम इसे पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं, लेकिन जो हमारा पाषाण काल है पूरा वाला, उसे जनरली हम निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा और उच्च पूरा के नाम से जानते हैं। उनका काल विभाजन के लिए हम करने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम मानव में जो एक ओवरऑल प्रस्तर युग पाया गया है, यहाँ पे ये 1868 में हमें देखने को मिलता है। क्लियर। 1868 से हमारे यहाँ पे अनुसंधान प्रारंभ हुए हैं, तब से हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी पता चल रही है। सबसे पहले किसने किया था तो ओवरऑल रॉबर्ट ब्रश फुटे हैं, इन्होंने खोज किया था दक्षिण भारत में और वहाँ से इन्हें कुछ साक्ष्य मिले थे। उन साक्ष्यों के आधार पर इन्होंने विभाजन करना या प्रस्तर युगीन के तौर पर कहा था। डेनमार्क का जो कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्रियों के आधार पर पाषाण, कांस्य एवं लौह युग में इन्हें 3 युगीन संस्कृतियों में विभाजित किया है। ये किसने किया था तो ये किया था थॉम्सन ने, और थॉम्सन ने ही ओवरऑल हमारे यहाँ की सभ्यताओं को पाषाण, कांस्य एवं लौह युग में डिवाइड किया है। वहीं पे रॉबर्ट जो ब्रश फुटे हैं, इन्हें दक्षिण भारत में पल्लवरम के नामक स्थान से
हैंड एक्स मिला था और इसी के आधार पर फिर धीरे धीरे आगे उत्खनन प्रारंभ हुआ और हमें एक एक साक्ष्य मिलते रहे। वहीं अत्तिरपक्कम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अत्तिरपक्कम और बदमबुरै है, यहाँ से भी बहुत सारे एविडेंस या साक्ष्य मिले हैं जिससे हमें हमारे पाषाण काल का या हमें हमारी संस्कृतियों का पता चलता है। और ये कहाँ से है? तो ओवरले पूर्व पाषाण काल के उपकरणों की खोज किसने की थी? विलियम किंग ने किया था। कहाँ से? अत्तिरपक्कम से किया था। मानव के विकास का क्रम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। रामाफिकेथस है, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस है, होमो इरेक्टस है, फिर उसके बाद में निएंडरथल है और होमो सैम्पियंस है। हम लोग होमो सैम्पियंस के हैं, बस इतना आप जानिए बहुत है। ठीक, वहीं पे अगर मैं आपसे बात करूं कि आदि मानव का सबसे पहले शव विसर्जन तथा अग्नि का व्यापक रूप प्रयोग किया गया है तो वो निएंडरथल के द्वारा किया गया है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। क्लियर? आगे हम बढ़ते हैं और होमो सैम्पियंस को किन नामों से जानते हैं? प्राग्मानो, क्रो-मैग्नोन, वहीं पे ट्रांस डेली ग्रामाल्डी के नाम से हम लोग जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ इंपॉर्टेंट है हम लोग उसे टिक मार के इस तरीके से चलेंगे। पाषाण युग से प्राप्त जो उपकरण है वो किस प्रकार के हैं? तो हैंड एक्स हैं, क्लीवर है, जैसे कभी कभी एक वर्ड यूज़ किया जाता है चापर, चाबिंग और पेबुल। ये सारे उपकरण भी पाषाण काल के माने जाते हैं और उनके आकार एवं आकृति के आधार पर ही हम इन्हें डिफरेंट टाइम होराइजन पे बांटते हैं। पाषाण युग में किन किन उपकरणों के क्षेत्र मिले हैं? तो एक इम्पॉर्टेंट है बेलन घाटी। ये उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर वाला क्षेत्र है बेलन घाटी। सोहन घाटी से मिला है ये नर्मदी घाटी। और वहीं पे भीमबेटका की गुफाओं से हमें कुछ चित्रित शैल आकृतियाँ मिली हैं, वहाँ से भी हमें हमारे पाषाण काल की जानकारी मिलती है। अब हम मध्यपुरा पाषाण की बात करें तो मध्यपुरा में अलग से हम इन्हें एक फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं और इनका नामकरण इनके उपकरणों के आधार पर किया गया है। वहीं मध्यपुरा पाषाण में हमें वेदनी, छेदनी और खुरचनी जैसे उपकरण देखने को मिले हैं। याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछा जाता है कि वेदनी, छेदनी और खुरचनी ये किस काल के उपकरण हैं? तो ये मध्यपुरा का पाषाण के हैं, ये आपको याद होना चाहिए। वहीं पे अगर मैं मध्यपुरा की बात करूँ तो शल्कों से बने विविध प्रकार के फलक का प्रयोग किया गया था। वहीं उच्च पाषाण में दक्षिणी, खुरचनी या ब्लेड के रूप में हमें देखने को मिला है, मतलब धार के टाइप में मिलने से शुरू हुआ था। चापर, चाबिंग और पेबुल संस्कृति ये कहाँ से मिला है? तो ये सोहन घाटी के क्षेत्र से मिला है। और सोहन घाटी वाला क्षेत्र कहाँ पे ओवरऑल आपको टच होता दिखने को मिल जाता है। चापर, चाबिंग और पेबुल। भारत में पूरा पाषाणिक उपकरण सबसे पहले कहाँ से मिला? तो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मद्रास के पलवरम में हैंड एक्स मिला था रॉबर्ट ब्रश फुटे को, और उनके बाद में फिर धीरे धीरे यहाँ से ये चीज़ें मिलने लगी थी। परिष्कृत औजारों को किस युग में माना जाता है? तो जो परिष्कृत औजार हैं ये किसके हैं? उच्च पूरा पाषाण युग के माने जाते हैं। वहीं पे उच्च पाषाण युगीन हड्डी से बनी मातृ देवी की मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये बेलन घाटी इलाहाबाद वाले क्षेत्र से देखने को मिलती है। वहीं पे सिंघावल व संधोवा ये किस पूरा स्थल है? तो निम्न पाषाण संस्कृति से हमें देखने को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि निम्न पूरा पाषाण कालीन हथनौरा, ये हथनौरा कहाँ पर है? नर्मदा घाटी में। इसकी खोज 1982 में डॉक्टर अरुण सोनकिया के द्वारा किया गया था। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, किसके द्वारा किया गया है सोहन हथनौरा का? तो ये किया गया था डॉक्टर अरुण सोनकिया जी के द्वारा। मध्य पाषाण में हम लोग आ रहे हैं। मध्य पाषाण का जो ओवरऑल टाइम होराइजन है ये हम कहाँ से देखते हैं? 9000 BC से लेकर के 4000 BC तक देखने को मिलता है। दरअसल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच को मध्य पाषाण काल के जानते हैं और इसकी जानकारी हमें आर्कीवर्ड कार्लाइल के द्वारा मिलती है, जिसे आप कार्लाइल के तौर पे जानते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इनके उपकरणों में हमें विंध्य क्षेत्र से शैल चित्रों से प्राप्त हुए हैं, उसी के आधार पर हमें ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल की अगर मैं बात करूँ तो इनके जो उपकरण हैं वो माइक्रोलिथिक कहलाते हैं। मतलब इनके उपकरण कैसे थे? बहुत छोटे छोटे उपकरण थे और इन उपकरणों में आपको जैस्पर देखने को मिलेगा, कालसडेनी मिलेगा, चार्ट फ्लेंट मिलेगा और क्वार्टजाइट के पत्थरों के निर्माण के, मतलब इनकी वजह से या इनके जो एलिमेंट्स हैं उससे इनके उपकरण बने हुए थे। मध्य पाषाण काल के जो उपकरण हैं वो चंद्राकार थे, अर्धचंद्राकार और
त्रिभुजी मुखी के तौर पर हमें देखने को मिलते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश और बागोर भीलवाड़ा राजस्थान। बागोर याद रखिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थिपंजर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मानव का अस्थिपंजर कहाँ से मिला है, तो ये सराय नाहर राय और मैदाहा से मिला है। ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। वहीं पे सबसे खास बात है कि वन्य धान का प्रमाण हमें चौपानी मांडो से मिलता है और ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है। सबसे ज़्यादा शिलाकोप हमें ये भीमबेटका की गुफाओं में मिलता है और ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। वहीं पे अगर मैं आपसे बात करूँ कि मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने उपकरण कहाँ से मिले हैं, हड्डी के बने उपकरण मैदाहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से मिले हैं। वहीं पर एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं, तो ये हमें मिले हैं दमदमा से। सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो नर्मदा घाटी गोरी महाराष्ट्र से मिले हैं। वहीं पे अगर आप थोड़ा सा देखेंगे कि सबसे पहले प्रागैतिहासिक में भारतीय स्थल से होमो इरेक्टस कि मानव की खोपड़ी कहाँ से मिली थी, या यूँ मैं कहूँ तो मानव की खोपड़ी कहाँ पर मिली, तो हथनौरा से मिली है और वो कौन सी है, नर्मदा घाटी है। वहीं पे टेक्स्ट बुक किस क्षेत्र में माना गया, तो बेलन घाटी, और बेलन घाटी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद वाले क्षेत्रों में देखने को हमें मिलता है। विशालतम मध्य पाषाणवास वाला स्थल कौन सा था, मतलब एक तरीके से सबसे बड़ा स्थल जहाँ पे लोग निवास करते थे, तो वो बागौर और ये राजस्थान के भीलवाड़ा में है। बाकी ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, कि हमारे एग्ज़ाम के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट रोल रखता हो। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि किस स्थल पर मानव के जीवाश्म पूरा पाषाणकालिक औजारों के साथ पाए गए हैं, तो ये हथनौरा में पाए गए हैं। मतलब मानव और उनके औजार एक साथ दफनाए गए थे नर्मदा घाटी पे। वहीं पे पशुवधू या पशुवध, मैं यूँ बात कहूँ, या बूचड़ खाना, तो बूचड़ खाना कहाँ से मिला है, मैदाहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से मिला है। सराय नाहर और मैदाहा संबंधित किससे है, तो ये गंगा घाटी क्षेत्र से और ये मध्य पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। वहीं पे अगर मैं थोड़ा सा इनके स्थल की बात करूं, तो लखनाज कहाँ पर है, लखनाज है गुजरात में। टेरी कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में। आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान, सराय नाहर राय और मैदाहा, ये दोनों आपको प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। मध्यकालीन गुफा कलाकारी की, मैं चित्रकारी की बात करूं तो किस प्रकार की चित्रकारी की गई है, आखेट करते हुए दिखाया गया, नृत्य व युद्ध करते हुए दिखाया गया। नवपाषाणिक स्थल की खोज कहाँ पे की गई है, तो लिंग सुगुर मैसूर में 1852 में किया गया था। अब अगर हम नवपाषाण की बात करें तो नवपाषाण काल का प्रारंभ 9000 BC से माना जाता है। ये नवपाषाण इसलिए क्योंकि यहाँ पे नियोलिथिक पाषाण काल का स्थिरीकरण 7000 BC के आसपास से देखा गया है। मतलब इनके जो पत्थर के उपकरण थे वो कहीं ना कहीं अब और बेहतर हो चुके थे। यहाँ पे एक ऐसी बस्ती का साक्ष्य मिला है और ये बताया जाता है नवपाषाण उपकरण में, कहाँ पे, मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान वाले क्षेत्र में माना जाता है। याद रखिएगा कि जो मेहरगढ़ है, अभी तक मेहरगढ़ में सबसे पहले खेती के साक्ष्य माने, कृषि के साक्ष्य माने जाते थे। लेकिन चूंकि ये 700 BC के आसपास का है, ये देखिए 7000 BC का है। लेकिन वहीं पे अगर आपसे मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर का लहुरा देवा, वहाँ पे जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं वो लगभग 9000 से 8000 BC के आसपास के माने जाते हैं। अब जो कृषि के साक्ष्य हैं वो कहाँ से हमें देखने को मिलते हैं, वो हमें देखने को मिल जाता है ओवरऑल मेहरगढ़ बलूचिस्तान वाले क्षेत्र से। नवपाषाण काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में कहाँ से मिला है, तो ये टोंस नदी घाटी उत्तर प्रदेश में मिला है। वह स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष मिले हैं, वह स्थान कौन सा है, तो वह स्थान है मेरे दोस्त मेहरगढ़। भारत में प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य ये देखिए लहुरा देवा संत कबीर नगर का है, उसके पश्चात मेहरगढ़। ठीक, वहीं पे अगर मैं बुर्जुहोम की बात करूं तो नवपाषाणिक स्थल बुर्जुहोम की खोज किसने की थी, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
सबसे पहले चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से देखने को मिला है, तो कोल्डीवा कि इलाहाबाद से मिला है। वहीं गेहूँ का साक्ष्य ये हमें मेहरगढ़ से देखने को मिला है। महाद्वीप में पालतू भैंसों के साक्ष्य ये भी हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे अगर मैं आपसे बात करूँ कि मानव के कंकाल किसके साथ में, तो मानव का जो दाह संस्कार किया गया है कुत्तों के साथ में, ये हमें देखने को मिला है बुर्ज़ुहोम से। और बुर्ज़ुहोम है कहाँ पे, तो बुर्ज़ुहोम है जम्मू कश्मीर में। वहीं पे अगर मैं गर्तवास या घर में के अंदर गड्ढे की बात करूँ कहाँ से मिला है, तो ये बुर्ज़ुहोम और गुफकराल से मिला है, ये भी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर है। वहीं नवपाषाणिक स्थल जहाँ से पशु के हड्डियों के उपकरण, ये चिरांद से मिले हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और चिरांद कहाँ पे है, तो ये बिहार में है। वहीं पर दक्षिण भारत में अगर मैं आपसे बात करूँ, नवपाषाणिक साइड तो बेल्लारी है, और ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है। वहीं पे राख का टीला कहाँ से हमें मिला है, तो ये संगनकुल्ली बेल्लारी कर्नाटक में उतनूर से हमें देखने को मिलता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये थोड़ा सा माना जाता है, उतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है कि कौन सा रीज़न कहाँ पर है, बट एक तरीके से आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। मानव के द्वारा प्रयोग में किया जाने वाला सबसे पहले अनाज कौन सा, तो है जौ। वहीं पे छेदनी छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति में है, तो वो पाषाण काल में हमें देखने को मिलता है। फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण जिसे हम हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ है, तो ये मेरे दोस्त बुर्ज़ुहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। किस नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण मिला है, तो ये महगढ़ा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से मिला है। अब अगर हम कुछ विविध की बात करें जो हमें हमारे एग्ज़ाम में जनरली देखने को मिलता है, और ये जो विविध है ये कहीं ना कहीं हमें PYQ के तौर पर देखने को मिलता है। चित्रित शैलाश्रियों में सबसे बड़ी मेखला कौन सी थी, तो जौरा या भीमबेटका। वहीं पर पूर्व प्रस्तर युग अधिकांश औजार किससे बने थे, तो ये स्फटिक के थे। वहीं पे सबसे प्राचीनतम झोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो पैसरा बिहार से मिला है। शुतुरमुर्ग का अंडा का के जो चित्रांकन किया गया है वो पटने से मिला है। वह उत्कृष्ट शैल चित्रों को पेट्रोग्लिफ कहा जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वहीं पे मध्यपुरा पाषाण स्थल समनापुर का उत्खनन का कार्य VN मिश्रा जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ में उच्चपुरा पाषाण काल को अन्य किस नाम से जाना गया है, तो ये मगधेलियन या ब्लेड संस्कृति के नाम से जाना जाता है। मगधेलियन ये याद रखिएगा। तोवा ज्वालामुखी का राक्ष हमें सोन घाटी से प्राप्त हुआ है, ये याद रखिएगा। मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम जो भूतात्विक जमाव का क्रम क्या है, वो सिंघावल है, पटपरा, बाघोर और खैतौनी है। प्रागैतिहासिक काल का जो अध्ययन का विषय वो निरक्षर समाज का इतिहास माना जाता है, जहाँ तक लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। हष्टकोटार उपकरण किसका बना हुआ था, तो दवाई फेशियल के उपकरण माने गए हैं। पूर्व पाषाण कालीन लोगों का मुख्य धंधा शिकार करना है। जाहिर सी बात है कि इनके पास कोई अन्य व्यवसाय नहीं था, तो शिकार करके ही अपना जीवन यापन इंसान करता रहा है। ठीक है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण एवं नवपाषाण में आप देखेंगे बेलन घाटी, विंध्य क्षेत्र और नर्मदा घाटी, ये इनका सीक्वेंस है लगाने का। वहीं पे ग्राउंड स्टोन टूल्स का किसका माना जाता है, तो कृषि के उपकरण से हमें क्या कृषि अर्थव्यवस्था से पता चलता है। पाषाण उपकरण निर्माण केंद्र इसामपुर, ये कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में देखने को मिलता है। बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक A कनिंघम जी को माना जाता है। ये पाषाण की जो संस्कृतियाँ उनका कालक्रम है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर अब हम ताम्र पाषाण की बात करें, देखिए ताम्र पाषाण का मतलब है तांबा और पत्थर का प्रयोग किया जाने लगा था, या हमें उसकी समझ हो गई थी, इसीलिए हम इन्हें ताम्र पाषाण कहते हैं। पत्थर तथा तांबे के प्रयोग की अवस्था को हम ताम्र पाषाण के नाम से जानते हैं। ताम्र पाषाणिक संस्कृति की अर्थव्यवस्था कैसी रही है, तो कृषि एवं ये ग्राम्य जीवन से संबंधित रही है। देखिए, अगर किसी भी समाज में नए नए उपकरण आएंगे तो जाहिर सी बात है कि उस समाज में सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां देखने को मिलेंगी, और सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन के कारण ही
हमें उन क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर किसी भी क्षेत्र में माइक्रो टूल्स का प्रयोग किया जाए तो जाहिर सी बात है कि हम वहाँ पे और बेहतर तरीके से कृषि कर सकते हैं, पशुपालन के साथ देखने को मिल जाएगा, या अन्य उद्योग धंधे भी हमें देखने को मिलेंगे अगर हम माइक्रो उपकरण का प्रयोग करते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर उपकरण आ रहे हैं तो हमें जंगल काटने में आसानी होगी, फसल काटने में आसानी होगी। इवन यूँ मैं कहूँ कि तांबा भले ही उतनी मजबूत धातु नहीं है, लेकिन इन कंपैरिजन में थोड़ा बहुत परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। ताम्र पाषाणी संस्कृति को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है तो यह कैलकोलिथिक कल्चर के नाम से जाना जाता है। ताम्र पाषाणी युगीन में दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिणी पूर्वी भारत वाला जो रीजन है ये ओवरऑल ताम्र पाषाणी माना जाता है। भाई ताम्र पाषाण में सबसे इम्पोर्टेंट है आहर कल्चर, कायथा, मालवा और जोरवे। ये 4 सभ्यताएं का विकास हुआ या 4 सभ्यताओं का डेवलप हुआ है और उनके कालक्रम के अकॉर्डिंग हम इन्हें जानते हैं। ठीक है, राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल जो ताम्र पाषाणी काल से संबंधित हैं, एक है आहड़, एक है बालाथल, बागोर और साथ ही में गिलुंग। ये कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए ये हमें पता होना चाहिए। आहड़ या ताम्र पाषाणी के जो स्थल का प्राचीनतम नाम क्या है, इसका नाम है ताम्रवती, क्योंकि ताम्रवती जर्नली ज़्यादातर वहाँ से पाषाण की, या मैं यूँ कहूँ तो तांबे का प्रयोग, या तांबे की डिमांड या तांबे का खनन वहाँ से ज़्यादा होता था या उनकी उपलब्धता ज़्यादा थी, इसीलिए हम इसे ताम्रवती के नाम से जानते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूँ कि नौदा टोली का उत्खनन तो HD संकालिया ने किया। ये याद रखिएगा कि नौदा टोली का संकलन किसने किया है, HD संकालिया ने किया इनका उत्खनन। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतक घरों के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे तो उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। जोरवे कल्चर में कौन कौन से ताम्र पाषाणी साइट्स आते हैं, नेवासा, दैमाबाद, इनाम गांव और चंदौली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस कल्चर में आते हैं तो मेरे दोस्त ये जोरवे कल्चर का हिस्सा आता है। वहीं पे मैं अगर ताम्र पाषाणी स्थल की बात करूँ जो माता देवी की प्रतिमा मिली है तो वो है हमारा इनाम गांव। ये इम्पॉर्टेंट है कि इनाम गांव से माता देवी की प्रतिमा मिली है। और ताम्र पाषाणी साइट जो दैमाबाद है, ये सबसे बड़ा ताम्र पाषाण साइट है दैमाबाद, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कमीशन ने पूछा है इस चीज़ को। वहीं पे अगर मैं आपसे बात करूँ दैमाबाद से तो यहाँ पे तांबे के रथ प्राप्त हुए हैं दैमाबाद से। वहीं पे मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थल में प्रारंभिक ऐतिहासिक युग का जो लौ के उपकरण मिले हैं ये नागदा से मिला है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। वहीं पे वृत्ताकार ग्रहों का प्राप्ति हमें आहड़ राजस्थान से हुआ है। वहीं पे सबसे ज़्यादा संख्याओं में ताम्र का संचय गुनगेरिया, ये बहुत बड़ी ताम्र साइट है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताम्र साइट। एक तरीके से मैं देखूं पाषाणी का स्थल तो भले दैमाबाद है, लेकिन जहाँ से तांबे का स्थल मिला है, सबसे ज़्यादा तांबे के स्थल मिले हैं वो है गुंगेरिया, मध्य प्रदेश का है। ताम्र निधि आर्यों के कर्तव्यों में क्या कथन किसका है, या गोल्डन का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जोरवे कल्चर में अगर मैं बात करूँ पाषाणी स्थलों में सबसे अधिक अधिवास कहाँ पे विन्यास मिलता है, इनाम गाँव सबसे सघन बसाव था इनाम गाँव का। भाई कायथा कल्चर के अवशेष कहाँ से मिले तो कायथा कल्चर के अवशेष मिले हैं मध्य प्रदेश से। ताम्र पाषाणी कायथा संस्कृति की खोज किसने की थी तो VS वाकड़कर ने किया था। कायथा VS वाकड़कर ने किया है। वहीं पे अगर आप देखेंगे ठीक है कि नौदा टोली तो नौदा टोली का HD संकालिया ने किया है, याद रखिएगा। तो HD संकालिया और VS वाकड़कर बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों लोग। ताम्र पाषाणी स्थल की अगर मैं दैमाबाद निधि की बात करूं तो कुत्ता 2 बैल रथ पे सवार होकर के एक रथ को दिखाया गया है। वहीं पे ताम्र पाषाणी पुरास्थलों में इनाम गांव का उत्खनन का कार्य MS धौलीकर और HD संकालिया ने किया था। वहीं पे मालवा ताम्र पाषाणी संस्कृति के जो प्रमुख स्थलों में महेश्वर, कायथा, एरण, मनोती, नौदा टोली, नारदी, नागदा, चिचली, वडन, वाड़ा, ये सब कैसे हैं, ये सब उनके साइट्स हैं। पत्थर से निर्मित बांध हमें कहाँ देखने को मिला सिंचाई के लिए तो वो इनाम गांव से मिला है। और गंगा घाटी में नरहन संस्कृति कैसी है तो ये ताम्र पाषाणी संस्कृति से संबंधित है। क्लियर।
अब अगर मैं थोड़ा सा विविध की बात करूँ तो आदि मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय कौन सा था, तो वो था पशुओं का पालन। सबसे पहले पशुपालन ही हमारे यहाँ प्रारंभ हुआ है। पुरातात्विक सामग्री इतिहास में सबसे कसौटी राहुल संस्कृतियान के विद्वान के तौर पर माना जाता है कि इनका ये कोर्स है कि जो पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। ठीक, बाकी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, सर्वप्रथम धातु में टीन का मिश्रण किसके साथ किया गया था, तो वो किया गया था तांबा के साथ में। क्लियर है। वहीं पे अगर मैं आपसे बात करूं कि गार्डन चाइल्ड किस धातु के जनतांत्रिक माने गए धातु कहा है, तो वो कहा है लोहा। ठीक, भारत के किस पूरा स्थल से चूल्हे का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, तो वो कुर्नूल आंध्र प्रदेश के सुरगामा बिलासपुर गांव से मिला है। वहीं पे सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार ऊर्जा ग्रह का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कब से मिला, इम्पोर्टेंट नहीं है। और साथ ही में और क्या इम्पोर्टेंट है, हाँ, किस शैलाश्रय से मानव समाधान का प्रमाण मिला है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेखैया शिलाश्रय प्रथम से हमें मानव समाधान की जानकारी मिलती है। दक्षिण भारत की महापाषाणिक जो समाधियाँ रही हैं वो किस काल की मानी गई हैं, तो वो लौह काल से मानी जाती हैं। उत्तर भारतीय महापाषाण संस्कृति में लोहे के औजार, उपकरण, घोड़े और डोलेमन, या वहीं पे आप देखेंगे तो सार्कोफेगी, ये सब उपकरण की उनकी विशेषताएं रही हैं जिनकी वजह से ये जाना जाता है। गंगा घाटी में चावल के उत्पादन का साक्ष्य कब प्रारंभ हुआ, तो 1000 BC से माना जाता है। वहीं पे नवपाषाणिक पुरास्थल गुफकराल, ये किस घाटी में है, तो ये श्वेता घाटी में है। गुफकराल और पुरजहूम कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। क्लियर। ये कुछ मतलब एक तरीके से मृदभांड है। OCP काल ये मृदभांडों से माना गया। ताम्रपाषाण काल को कहा जाता है। PCW काल लौह काल को कहा जाता है। NBP मृदभांड काल 6वीं BC और कुषाण काल प्रथम शताब्दी में माना जाता है। मतलब ये मृदभांड के आधार पर कालक्रम किया गया है। क्लियर। ये कुछ ताम्रपाषाणिक साइट्स हैं, जैसे रंगपुर ताम्रपाषाण है, इनाम गांव ताम्रपाषाण, सोहन ताम्रपाषाण। ओवरऑल आप देख लीजिएगा, जिससे कि आप खुद जान जाएंगे, समझ जाएंगे और आपको याद करने में आसानी होगी। क्लियर। वहीं पे अगर मैं स्थल की बात करूं मृदभांड संस्कृतियों में, तो मृदभांड संस्कृतियाँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये मैं आपको दे दूँगा। हाँ, एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि जो हड़प्पा युग के मृदभांड हैं ये चित्रित धूषण मृदभांड कहलाते हैं, याद रखिएगा। काले एवं लाल रंग के मृदभांड ये पूर्वकालीन ऐतिहासिक मृदभांड है। वहीं NBPW या उत्तरकाली पॉलिश मृदभांड ये मौर्य युगीन मृदभांड है। और लाल पॉलिश मृदभांड ये गुप्तकालीन मृदभांड है। ये मैचिंग करने को कई बार हमसे पूछा जाता है। क्लियर। ये मृदभांड मैं आपको PDF दे दूंगा, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लेना, बट मेरे दोस्त ये हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्लियर। सो अब हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं, हड़प्पा पे। सो देखिए बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें हैं, बहुत हमें टाइम देने की ज़रूरत नहीं। फैक्ट चीज़ें हमारे काम की हैं, वो हम जान जाए तो यहाँ से हमारा काम इजली चल जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ ही में अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए अगर मैं सिंधु घाटी सभ्यता की बात करूं तो पाषाण काल के बाद में जब मानव सभ्यता का विकास हुआ तो उस मानव सभ्यता के द्वारा निर्मित पहली सभ्यता हमें हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सबसे खास बात यह है कि हम सिंधु घाटी सभ्यता की क्यों कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता क्यों कह देते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता दरअसल सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई, इसलिए हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। और हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी या इम्पॉर्टेंट सभ्यता के तौर पर हमें क्या देखने को मिलता है, वो हमें मिल जाता है हड़प्पा सभ्यता। क्लियर है। तो ओवरऑल मेरे दोस्त इन चीज़ों को भी हम देखने समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि हड़प्पा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है। और लगभग प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो हड़प्पा को हम किन नामों से जानते हैं, तो हड़प्पा को सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें पुरातात्विक उत्खननों से प्राप्त होती है
और ये किस प्रकार की सभ्यता है, तो ये एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। ये याद रखिएगा। इसका क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है, तो ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कार्बन डेटिंग से 14 के माध्यम से हमें इसकी जानकारी मिलती है। वहीं पे अगर मैं स्टार्टिंग में रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पे बात करूँ, तो आरंभिक जो हड़प्पा कल्चर है और नगरीय हड़प्पा कल्चर, उत्तर हड़प्पा सभ्यता, इन टाइम होराइजन पे हम बांटते हैं। हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी थी, तो ये त्रिभुजाकार थी। और हड़प्पा जो संस्कृति एक कांस्य युगीन एवं आद्य ऐतिहासिक संस्कृति के तौर पर जाना जाता है। सिंधु सभ्यता की खोज की मैं बात करूँ, तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम शाहिनी के द्वारा किया गया था। क्लियर। वहीं पे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को सबसे पहले पुरातात्विक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया था। आगे चल करके फिर राखल दास बनर्जी और दयाराम शाहिनी के नेतृत्व में ये धीरे धीरे काम आगे बढ़ा है। हड़प्पा की विशाल टीलों में सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन का ध्यान गया। उसके बाद में फिर ए कनिंघम ने तो स्टार्ट किया हड़प्पा का उत्खनन, लेकिन ये उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाए थे। फिर आगे चल के जैसे जैसे आगे और आते हैं, कहने का सेंस है हम डेवलप करते गए, डेवलप का सेंस खोज करते गए, उत्खनन करते गए, और जैसे जैसे हमें पता चली फिर हम उसे आगे बढ़े। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से सर जॉन मार्शल ने कहा है, या सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया है। वही हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा है, तो स्ट्रेट पिगट साहब ने एक दूसरे की जुड़वा राजधानी कहा है। मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है, तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मेरे दोस्त मृतकों का टीला। क्लियर। एक सेकेंड मैं पानी पी लूँ। प्रणाम मम्मी। नहीं, अभी तो ऑफिस में ही थे, चाय पिए थे, लाए थे घर से लाए थे तो चाय पिए थे, फल खाए थे। ठीक है मम्मी सर। हाँ, घर नहीं गए थे, दरअसल फलहार लाए थे तो नहीं गए थे। नहीं तो दरअसल मम्मी बैठे पढ़ रहे थे, फिर हम क्या कौन घर जाएंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए क्या ही नहीं। हाँ, यहाँ से जाने के बाद नहीं पढ़ते हैं, यहाँ से। हाँ तो यहाँ, हाँ ठीक है मम्मी। ये पे बस यही भाई, जिसका डर था वो तो हो ही गया। सही है, सही है मम्मी। ठीक है मम्मी। सही है। सही है, सही है।
सही है भाई। मम्मी मम्मी जब मम्मी जब शादी की बात हुई तब ये कोचिंग नहीं आती थी। तब नहीं आती थी। जब जब शादी की बात हुई थी तब ये अभ्युदय नहीं आती थी, खाली ऑनलाइन पढ़ती थी। बाकी अभ्युदय ये बहुत बाद में आई, जब बात हो गई है तभी अभ्युदय आई है। अभ्युदय उससे पहले नहीं आती थी, ना आने पर ही अब बात हुआ था, ये अभ्युदय नहीं आती थी, नहीं पढ़ती थी मैं, बाद में पढ़ी है। जब शादी की बात हो गई है तभी अभ्युदय में आई है, उससे पहले नहीं आती थी। हम हम इनको हम इनको हम हम इनको देखे थे जब शादी की बात हो गई थी, सब कुछ हो गया था, ये मनु से मिलने ऑफिस आई थी, तब हम इनको देखे थे। हम इनको देखे भी नहीं थे। ये भी नहीं देखी थी। इन्हों नहीं देखी थी। हम तो खड़े रहते हैं, बेड पे नहीं गिरते हैं। हाँ नहीं, सच में नहीं देखे थे, हमें नहीं, ये भी नहीं देखी थी। हाँ बिना देखी, हमने बिना देखे इनसे कहा भी था, बिना देखे इन्होंने एक्सेप्ट भी किया था। उसके बाद में ये जब अभ्युदय आई है, मनोज से मिलने ऑफिस में आई थी, तब हम पहली बार इनसे मिले थे। अच्छा। दवा खा ले, आराम कर ले। कभी नहीं लगी है, सेब खाए थे, सेब खाए थे तो भी भूख नहीं लगी। अभी घर चले जाएंगे तो कुछ करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है।
बना के रख देती हूँ। हाँ भैया भी खाते हैं, साथ साथ ही में खाते हैं। साथ ही में नहीं खाते, सभी साथ में खाते हैं। भैया मम्मी भाभी गोलू सब साथ में खाते हैं। हम भैया फलाहार करते हैं, बाकी लोग खाना खाते हैं। हम्म, हम्म, मम्मी, हाँ मम्मी की तबीयत ठीक है। थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, बाकी ठीक है। हम्म, सही है। सही है। हाँ मेरे पहले इतनी मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं था। हम्म, हम्म, कौन? अच्छा। अरे भाई। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये सही है। और जेना करे थे परेशान रहे। हाँ यही देख के इंसान परेशान रहता है, ना करे भाई। जिसके भगवान पैसे दिए हैं वो आराम से खर्च करे, और जिसके नहीं है वो परेशान हो। तो ठीक है। अच्छा है। वो का सौभाग्य मिल गया, जाएगा फिर। सही है। अब लोग हाँ, सही है। अच्छा ठीक है मम्मी। ठीक ठीक, प्रणाम मम्मी।
हड़प्पा सभ्यता को किस स्थल से चौकोर गोल अग्निकुंड के साक्ष्य पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं लोथल और कालीबंगा से। थोड़ा सा याद रखिएगा कि चौकोर अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से चावल के साक्ष्य मिले हैं? तो लोथल से मिले हैं। किस सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता को स्थापित इराक का जो मेसोपोटामिया सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता के तौर पर माना जाना या देखा जाता है। सिंधु सभ्यता के किस वस्त्र का प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं? तो सूती वस्त्र के मिले हैं। वहीं पे व्यापारिक केंद्रों में मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस बंदरगाह से होता था? तो ये दिलमुन जो बहरीन आज का है और मेलुहा मगर यहाँ से हमारे व्यापार देखे जाते थे। भारत में रेशम का उपयोग के प्राचीनतम साक्ष्य हमें नेवासा से मिला है और समाज में मृत देवी की अवधारणा कृषि समाज में ज़्यादा प्रचलित थी। वहीं पे प्रमुख आयात की जाने वाली वस्तुओं में धातु एवं कीमती नग थे और उत्तर पूर्व अफगानिस्तान में जो शोरतगही पोर्ट है या बंदरगाह है उसके नाम से यह हड़प्पा स्थल जो व्यापारी बंदरगाहों के नाम से जाना जाता था वो कौन सा था? शोरतगही अफगानिस्तान का पोर्ट था जिससे भारत का आयात निर्यात किया जाता था। सिंधु स्थल और बालाकोट या लोथल किस उद्योग के लिए फेमस था? तो ये सीप उद्योग के लिए फेमस थे। मनका निर्माण, मोहर निर्माण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है चुनहुदड़ो, इन चीज़ों के लिए जाना जाता था। लोथल या मुंद्रा ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये इम्पॉर्टेंट पोर्ट या बंदरगाह के लिए कहीं ज़्यादा फेमस था। ठीक है, आगे चल के अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे कि हड़प्पाई लोग किन फलों से मतलब अवगत थे? तरबूज, खरबूज, नींबू और अनार से थे। कौन सी विशेषता सिंधु सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यता से विशिष्ट बनाती है? तो वो सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय जीवन थी। ये नगर आधारित सभ्यता के तौर पर हमें देखने को मिलता है। वहीं पर हड़प्पा सभ्यता से किस स्थल से फारस की खाड़ी की मुद्रा से प्राप्त हुई है? तो लोथल, क्योंकि लोथल कैसा था? तो मेरे दोस्त ये बंदरगाह है और इस बंदरगाह से हमें विभिन्न प्रकार की मुद्राएं देखने को मिली है। क्लियर। वहीं पे अगर मैं बात करूं किस नाम से यूनानी जानते थे इन्हें? तो सिंडन के नाम से जानते थे। धातुओं में टिन, तांबा, सोना और चांदी का प्रचलन ज़्यादा था। वजन की माप की इकाई क्या थी? तो रत्तिका थी। वहीं पे किसके साथ ये व्यापारिक संबंध था? तो ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से हम लोग व्यापार अपना करते थे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में मानव जाति के लिए दो अस्थायी उपहार के तौर पर गेहूं और कपास की खेती मानी जाती है। वहीं किससे जानकारी हमें मिलती है? तो ढेकली, कुआं और कुएं की पुल्ली से हमें हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जानकारी मिलती है। अगर मैं शवाधान की बात करूं तो शवाधान मृत्तिका पत्र के साथ शरीर के विस्तारित शवाधान किया जाता था। मुर्दों को जमीन में गाड़ा भी जाता था और सिर हमेशा उत्तर से दक्षिण होता था। मुर्दों को दफनाते समय आमतौर पर चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। वहीं द्विशव संस्कार में डबल बैरियल संस्कार भी हमें देखने को मिलता है। लोथल से हमें 3 युगल समाधि मिली हैं। कालीबंगा से 1 युगल समाधि और राखी गढ़ी से हमें युगल समाधि देखने को मिलता है। वहीं पे अगर मैं हड़प्पा में समाधान की बात करूँ मानव के, तो वो सनौली से देखने को मिलता है। समाधान में एच किस संस्कृति से डेवलप है या माना जाता है? तो यह प्रवृत्ति हड़प्पा संस्कृति में एच समाधान, या मैं यूँ करूँ तो एच का एक तरीके से कब्रगाह देखने को मिला है। इसे हम H37 के नाम से भी कभी कभी जानते हैं। हड़प्पा में ताबूत समाधान होता था। सनौली में विस्तारित समाधान हुआ है। लोथल में संयुक्त समाधान देखने को मिला है और मोहनजोदारो में कलश समाधान हमें देखने को मिलता है। साथ ही में अगर मैं हड़प्पा सिंधु सभ्यता से कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्यों की बात करूं तो हमें यहाँ पे जो धान के कोष्ठ मिले हैं वो किस किस में मिले हैं? तो 6-6 की 2 पंक्तियों के तौर पर हमें देखने को मिला है। भारत में चांदी की उपलब्धता का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो हड़प्पा संस्कृति से देखने को मिला है और हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष हैं पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से देखने को मिलता है। हड़प्पा स्थल से जो प्राप्त अन्नागार है ये नगर के पश्चिमी द्वार के पास में है।
वहीं पे एच संस्कृति एक कब्रिस्तान है, ये हड़प्पा से मिला हुआ है। वहीं तांबे का एक मानव आकृति के साक्ष्य हमें हड़प्पा से मिला है। और हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त युद्ध शस्त्रों में धनुष और तीर देखने को मिले हैं। ये कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ की मुद्राएं ये हमें मोहनजोदारो से मिली है। विशाल स्नानागार ये हमें मोहनजोदारो से मिला है। सिंधु सभ्यता में पुजारी की प्रस्तर मूर्ति मोहनजोदारो से मिली है। कांसे के नर्तकी मोहनजोदारो से मिला हुआ है। मानव के अस्थि पंजर के निकट एक बकरे को अस्थिपंजर मोहनजोदारो से मिला हुआ है। मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ते हुए दिखाया गया है। ये कहाँ से मिला है? तो ये भी मोहनजोदारो से मिला है। मृत्तिका ये कहाँ से है? तो कालीबंगा से मिला हुआ है। जुटे हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से है। हड़प्पा पूर्व अवस्था के साक्ष्य कालीबंगा और बनवाली से मिले। कालीबंगा राजस्थान में है और बनवाली हरियाणा में है। ये मैच करने को भी आता है। अग्नि वेदिका या अग्नि पूजा के साक्ष्य कालीबंगा और लोथल से मिला है। वहीं पे भूकंप आरंभिक साक्ष्य हमें कालीबंगा से देखने को मिलता है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से हमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किए जाने का साक्ष्य मिला है? तो ये मिला है कालीबंगा से। वहीं पर रक्षा प्राचीर जो निचले नगरों से घिरा स्पष्ट साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से मिलता है। सिंधु सभ्यता में दुर्ग में हमें 7 कुंडों का साक्ष्य ये कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा में चबूतरे किससे निर्मित है? तो ये मिट्टी के ईंटों से निर्मित मिले हैं। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। हाथी दांत का पैमाना ये हमें लोथल से मिला है। वहीं पे पक्की ईंटों से निर्मित विशालतम संरचना ये हमें लोथल और गोदीवाड़ा से मिला है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त एक भंडार का एक दृश्य अंकित है जो पंचतंत्र की सुविदित लोक एवं चालाक लोमड़ी को याद दिलाता है? तो ये है लोथल। लोथल से एक नौका घाट ये लोथल से मिला है। उन्नत जल प्रबंधन ये धौलावीरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहीं से हमें प्रश्न देखने को मिलता है कहाँ से क्या साक्ष्य मिला है। यहीं पे शैलकृत स्थापत्य में ये प्रमाण हमें कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। और 3 भागों में हमें धौलावीरा देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। वहीं पे सिंधु सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला ये हमें धौलावीरा गुजरात से मिला है। वहीं पे हड़प्पा संस्कृति के किन पुरास्थलों से जल संसाधन के क्षेत्र में तकनीकी कौशल के साक्ष्य मिले हैं? तो धौलावीरा और मोहनजोदारो से मिला है। अन्नागार 2 मंजिला भवन या वस्त्रानागार हमें सिंधु सभ्यता की मतलब एक अलग या यूनिक चीज़ें देखने को मिलता है। हड़प्पा कालीन किस स्थल से चांदी के मुकुट के साक्ष्य मिले हैं? तो कुनाल हरियाणा से मिला है। ऊंट की हड्डियों के अवशेष मोहनजोदारो हड़प्पा और कालीबंगा या सुरकोदड़ा से मिला है। पांसे का खेल नृत्य शिकार एवं पशुओं की लड़ाई ये हमें मनोरंजन के साधन के तौर पर देखने को मिलते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से हमें टेराकोटा या हल मिला है? तो ये बनवाली से मिला है। दुर्गीकरण के साथ साक्ष्य हमें कोटिजी से मिले हैं। वहीं घोड़ों की अस्थियां हमें सुरकोदड़ा से मिला है। और मुंडी का हड़प्पा स्थल ये हमें कहाँ से मिला है? अफगानिस्तान से मिला है। बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा, जिसकी वजह से आप इजीली जान जाएंगे और समझ भी सकते हैं। ठीक, बाकी ये कहाँ से आता था? तो तांबा खेतरी राजस्थान से आता था। फिरोज जो है वो फिरोजा ईरान अफगानिस्तान सोतकोई है। टिन अफगानिस्तान है। शिलाजीत हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है। गोमेद मध्य भारत है। चांदी राजस्थान के जावर वाला क्षेत्र है, वहाँ से मिला है। बाकी इतिहासकारों का मानना है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो कहाँ से आए हैं? तो यहाँ से माना जाता है। संस्थापकों में एक अलग अलग उनकी राय है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, कहाँ से क्या मिला? जैसे हड़प्पा में समाधान R37 मिला है। लोथल से गोदीवाड़ा हाथी दांत स्केल पारस की खाड़ी की मुद्राएं जुते हुए खेत अग्निवेदिका नगर दुर्ग निचली भी कालीबंगा से है। कांसे के नृत्य की बड़ा अन्नागार घोड़े मृण मूर्तियाँ कांस की कुल्हाड़ी और पट्टेदार जल निकासी मोहनजोदारो से है। हड़प्पा में आरपैया विराट घोड़े का जीवाश्म। यकीन मानिए आप ये ज़रूर पढ़िएगा और ये देख लीजिए
कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की है। मोहनजोदारो राखलदास बनर्जी। ये मोहनजोदारो कहाँ है, सिंध प्रांत में है। और हड़प्पा ये पाकिस्तान का जो पंजाब वाला प्रांत है वहाँ पर है। फिर यूपी में कौन कौन सा आपको देखने को मिलेगा, सॉरी चुनमुदड़ो सिंध प्रांत में, कोटी जी सिंध प्रांत में है। अगर मैं यूपी की बात करूँ तो यूपी का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। यूपी का मैं आइए इधर से आपको दिखाता हूँ। मांडा ये चेनाब नदी पर है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु है, ये नॉर्थ वाला बिंदु। क्लियर। रोपड़ पंजाब में, उत्तर प्रदेश में है। ठीक। संगोला ये भी पंजाब में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। ये दृश्यवती नदी के तट पर है। कोणाल सरस्वती नदी के तट पर है, हरियाणा में है। बनवाली सरस्वती नदी हरियाणा में है। इसी के साथ में भगवानपुरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवानपुरा ये सरस्वती नदी के तट पर हरियाणा में है। वहीं पे और क्या इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा घग्गर नदी के राजस्थान में है। वहीं पे अगर मैं और बात करूँ आलमगीरपुर, तो ये आलमगीरपुर ये पूर्वी भाग, ये पूर्वी ईस्ट पॉइंट है। आलमगीरपुर हिंडन नदी उत्तर प्रदेश मेरठ में है। उल्लास सहारनपुर उत्तर प्रदेश। मंडी मुजफ्फरनगर गुजरात। रंगपुर ये इम्पॉर्टेंट है। वहीं पर लोथल भोगवा नदी गुजरात पे है, ये भोगवा नदी पर है। धौलावीरा कच्छ गुजरात। शुरकोदड़ा ये है गुजरात में। वहीं पे भगत राव गुजरात में और पादरी गुजरात में है। इन चीज़ों को हमें देखने को मिलेगा, बाकी आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु नदी पर है। हड़प्पा रावी नदी। कालीबंगा घग्गर नदी। रोपड़ सतलज नदी। आलमगीरपुर हिंडन नदी। मांडा चेनाब नदी। दैमाबाद प्रवरा नदी। बनवाली घग्गर नदी। लोथल भोगवा। भगवानपुर श्रावस्ती। रंगपुर और बाद में सूखा गेंडोर ये दाशक नदी पर हमें देखने को मिलता है। वहीं पे कुछ विविध चीज़ें हैं, तो ओवरऑल विविध चीज़ें आप देख लीजिएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विविध, क्योंकि कभी कभी हमें मिसलेनियस चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ये आप खुद देख लीजिएगा। सो ओवरऑल मेरे दोस्त हम लोगों ने पाषाण और हड़प्पा इन दोनों को यहाँ कवर करने की कम टाइम में कोशिश की है। बाकी का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।